हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो इस लेक्चर के अंदर हम इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल पीछे से जहाँ से इसका रूट का स्टार्ट होता है वहाँ से इस हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे और आज तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है अभी तक उस सब को हम इस लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैप्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोकेशंस देखते हैं। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये मिडल ईस्ट है। ओके, मिडल ईस्ट इसे कहा जाता है, जिसके अंदर आपका ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये आ जाती हैं। ओके, अब थोड़ा और इनको देखते हैं, थोड़ा करीब से इनको देखते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ये रहा ना हमारा इंडिया। ओके, ये रहा पाकिस्तान, फिर ये आ जाएगा अफ़गानिस्तान, ये ईरान, यहाँ पर ये इराक, ऊपर टर्की, ये सीरिया, सीरिया के साथ नीचे ये जॉर्डन, नीचे सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरान, ये यहाँ पर इजिप्ट रहा, लीबिया है, नीचे सूडान है, और ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है पेनिनसुला है, ये भी इजिप्ट का ही हिस्सा है। ओके, और यहाँ पर ये सीरिया के साथ एक छोटी सी कंट्री है, इसे लेबनान कहते हैं, और बिल्कुल नीचे ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ना ये वाला, ये है आपका इजराइल या पैलेस्टाइन। इजराइल ही कहेंगे क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है वो तो इजराइल को ही रिकॉग्नाइज करता है, पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इस मैप में आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको पैलेस्टीन या इजराइल आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पिंक कलर में जो है ये तो रहा जॉर्डन। ओके, अब ये देखो ये इराक है ना ब्लू कलर में, और यहाँ पर ऐसा ही दूसरा कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है इजराइल। इजराइल के ऊपर ये जो दूसरा ब्लू कलर में है ये क्या है, ये लेबनान है। ओके, तो हमने किसके बारे में स्टडी करना, ये वाला जो एरिया है ना इसको हमने अच्छे से स्टडी करना। तो यहाँ पर ध्यान से देख लेना, इजराइल किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इजराइल शेयर करता है यहाँ पर जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, ऊपर लेबनान के साथ, और ये वाला हिस्सा किसका है, ये है इजिप्ट का। तो इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसी को हमने अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर आ जाइए। ओके, ये रहा इजराइल जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, इसके साथ जैसे मैंने कहा ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये लेबनान है। ओके, ये रहा इजिप्ट, और इजिप्ट का कौन सा, ये सिनाई पेनिनसुला, ये वाला हिस्सा है ये। ओके, अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये वेस्ट बैंक, और ये यहाँ पर ये छोटा सा वाइट कलर में जो दिया हुआ है एरिया। अब ये कौन सा, ये समझते हैं। ये वाला जो थोड़ा सा एरिया है, ये जो स्ट्रिप है इसे गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। ओके, ये गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी, यहाँ पर कौन होता है, पैलेस्टीनियन जो है वो यहाँ पर होते हैं। और ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है ये वाला वाइट कलर में, यहाँ पर भी पैलेस्टीनियन होते हैं, लेकिन कहने को ही, क्योंकि यहाँ पर आराम आराम से जीव जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और जो पैलेस्टीनियन हैं उनको दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट करना पड़ रहा है, या फिर यहाँ गाजा आकर वो रह रहे हैं। ओके, तो ये ज्योग्राफी अगर आपको समझ आई होगी, ये येलो कलर जो है ये सारा यहाँ पर जूस रहते हैं। ओके, तो ये ज्योग्राफी अगर आपको समझ आई होगी तो आगे हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखिए कुछ लोगों को लगता है कि ये कहानी जो है, ये लड़ाई की वजह जो है, ये सारी की सारी वजह जो है यहाँ यरूशलेम को लेकर है। वो भी ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी कहानी जो है ये यरूशलेम को लेकर नहीं है। अब जब मैं इस कहानी की शुरुआत करूँगा आपको खुद आराम आराम से चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। ओके, अब कहानी की शुरुआत कहाँ पर होती है, लेट 19वीं सेंचुरी में, जब ऑटोमन अम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुआ 1914 में और ख़त्म हुआ 1918 के अंदर। इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था ऑटोमन अम्पायर ने भी, और ऑटोमन अम्पायर जो है यूके, जो ब्रिटेन था उसके ऑपोजिट था, और ऑटोमन अम्पायर इसके अंदर हार जाता है। हारने के बाद जो खलीफा यहाँ पर होता था उसको रिमूव किया गया था। इसके चलते आपने देखा इंडिया के अंदर भी खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की गई थी। वो खिलाफत मूवमेंट किसके लिए लॉन्च की गई थी, कि खलीफा को मत हटाओ। ओके, अब ऑटोमन अम्पायर की यहाँ पर बात क्यों आएगी, ऑटोमन अम्पायर का यहाँ पर क्या रोल है। देखिए, जब ऑटोमन अम्पायर अपने पीक पे था ना, ये था इसका मैप, कहाँ पर आप देख सकते हैं, एशिया के अंदर, 3 कंटिनेंट के अंदर फैला हुआ था। एशिया के अंदर फैला हुआ था, यूरोप के अंदर फैला हुआ था, अफ्रीका के अंदर फैला हुआ था। लेकिन आराम आराम से क्या हुआ, ये अपनी टेरिटरीज लूज़ करता गया। जैसे ये पिंक वाली आपको दिखाई दे रही है, तो 1800 से लेकर 1877 तक ये वाली टेरिटरीज हार गया। अल्जीरिया, रोमेनिया, ग्रीस, ये हार गया। उसके बाद ये वाली जो दिखाई दे रही है, ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है, तो 1913 वर्ल्ड वार 1 से पहले तक ये वाली भी ये हार चुका था। वर्ल्ड वार के टाइम पे इसके पास क्या बचा था, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है ये वाली टेरिटरीज इसके पास बची थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो इजराइल है यहाँ पर जो आता है पैलेस्टीन, ये किसके पास था? ये ऑटोमन के ही पास था। ओके, तो इसीलिए ऑटोमन अंपायर का यहाँ पर रूल रहता। क्यों? क्योंकि जब ऑटोमन अंपायर हार गया, खत्म हो गया, तो ये जो पैलेस्टीन था ये किसके पास चला गया था? किसके पास गया होगा? ये चला गया था यूके के पास। अब यूके आ गया बैकग्राउंड में, यूके आ गया और प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। यूके है तो प्रॉब्लम भी होगी। इंडिया में ही कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके चला गया है। तो यहाँ पर भी इसने यही किया। दुनिया के अंदर जहाँ पर भी आपको टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, 99 केसेस में वहाँ पर यूके का रोल रहेगा। ओके, अब यहाँ पर भी यही होता है। अब थोड़ी सी मैं जियोनिज्म की बात करता हूँ। जियोनिज्म क्या है? ये बेसिकली एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है ज्यूज़ की। सारे ज्यूज़ इसको फॉलो नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द ज्यूज़ जो है इसको फॉलो करते हैं। जियोनिज्म का मतलब क्या है? जियोनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इसका फादर जो है थियोडर हर्जल को कहा जाता है। यह आइडियोलॉजी कहती है कि भाई जो इजराइल था, आज का इजराइल जो था, ये ज्यूज़ का ओरिजिनल होमलैंड था और यहाँ से उनको भगाया गया था। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें वापस अपने होमलैंड वापस जाना होगा, जो हमारी मदर लैंड है वहाँ पर वापस जाना होगा। तो इस मूवमेंट को, इस आइडियोलॉजी को जियोनिज्म कहा जाता है और इसने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। जो ज्यूज़ थे दुनिया भर से जहाँ पर भी फैले हुए थे, वो घूम फिर कर वापस इजराइल आ गए थे। ये जियोनिज्म आइडियोलॉजी की वजह से हुआ था और इसको ज़्यादा किसने प्रमोट किया था? थियोडर हर्जल ने। अब क्या होता है? 1890 से ही ज्यूज़ का परसिक्यूशन, मतलब ज्यूज़ का परसिक्यूशन तो हो रहा था, लेकिन माइग्रेशन जो है 1890 से स्टार्ट हुई। कहाँ की तरफ? कि चलो भाई इजराइल की तरफ वापस चलते हैं। तो आराम आराम से वो आना स्टार्ट हो गया, आराम आराम से। पैलेस्टीन के अंदर जहाँ पर अरब्स की पॉपुलेशन हुआ करती थी, अरब्स होते थे, वहाँ पर ज्यूज़ की पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी 1914 से लेकर 1918। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर लेकर आऊँगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट हमने 1917 तक तो हमने कर लिया है, बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले जो वर्ल्ड वार 1 है उसे हमने नहीं किया है, उसे भी कर लेंगे। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 चला। अब वॉर के ही टाइम पे ब्रिटेन को मालूम था, यूके को मालूम था कि हम जीत जाएंगे और ऑटोमन हम पर हार जाएगा। तो उसने क्या काम किया? उसने एक बेल्फोर डिक्लेरेशन लेकर आया। उसने ज्यूज़ से कहा कि आप जंग में हमारी मदद करो, हम क्या काम करेंगे? जो पैलेस्टीन है सर, जो पैलेस्टीन उस वक्त का पैलेस्टीन, अभी तो हम उसे पैलेस्टीन ही कहेंगे, जो पैलेस्टीन है ये हम आपको दे देंगे, जैसा आप चाह रहे हो ये हम आपको दे देंगे। ये बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 आया था। ये किसने लाया था? यूके ने लेकर आया था। और इसमें क्या कहा था? ज्यूज़ से कहा था पैलेस्टीन हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले इसने क्या काम किया था? साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट ये साइन किया था अपने एलाइज फ्रांस और रशिया के साथ। और उसमें ये कहा था कि देखो फ्रांस, ये टेरिटरी आपकी, ये रशिया ले लेगा, लेकिन जो ये पैलेस्टीन है ना, ये मैंने रखना है। तो साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के अंदर एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ था जहाँ पर इन्हें टेरिटरीज आपस में बांट ली थी। और उसके अंदर जो है यूके ने कहा था कि पैलेस्टीन मुझे रखना है। क्यों? यूके ने पैलेस्टीन खुद को तो रखना नहीं था, रखना तो था, लेकिन खुद उसने परमानेंटली वो रखना नहीं था। उसने वो आगे खुद बांटना था 2 पार्टीज़ को, एक वो ज्यूज़ को देना था, एक वो अरब्स को देना था। अब ज्यूज़ को क्यों देना ये तो समझ आ रहा है, क्योंकि ज्यूज़ कहते हैं हमारा होमलैंड है। तो अरब्स के साथ क्या सीन था? अरब्स तो ऑलरेडी वहाँ पर थे। प्रॉब्लम क्या थी? मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम क्या थी? देखो, एक सेकेंड, देखो, जब ऑटोमन अंपायर का रूल था, ऑटोमन अंपायर कहाँ से कंट्रोल करता? उसकी कैपिटल कहाँ थी? यहाँ टर्की के अंदर। ओके, टर्की के अंदर उसकी कैपिटल थी, इस्तांबुल के अंदर। लेकिन कंट्रोल कर रहा था नीचे जो अरब कंट्रीज हैं उनको भी। अब जो टर्क्स हैं और जो अरब्स हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, टर्क्स तो मुस्लिम है, अरब्स भी मुस्लिम है, तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आया? मैं बताता हूँ। बात ऐसी है, जो टर्क्स थे वो फॉलो करते हैं सूफीज़म को, और जो अरब्स थे ये फॉलो कर रहे हैं वहाबी स्कूल ऑफ थॉट को। ये थे वहाबी। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ पर स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम इसी की वजह से स्टार्ट हुई। टर्क जो है ये सूफी थे, अरब जो है वहाबी थे। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सूफी कौन होते हैं? जो भी आपको दरगाह पे दिखाई देगा ना, श्राइन्स पे दरगाह पे जाते हुए दिखाई देंगे, वो सूफी होते हैं। और जो वहाबी होते हैं, वहाबी बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तो इसे कहते हैं ये एक जिस तरह से आइडल वर्शिप होती है उसी तरह से आप ग्रेव वर्शिप कर रहे हो। ओके, एक और डिफरेंस है, सूफी जो है ये कहते हैं कि आपको अगर अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह से कोई मतलब मांगना है, कुछ मांगना है, तो आप डायरेक्टली नहीं मांग सकते, बीच में कोई इंटरमीडिएटर होना चाहिए। तो ये दरगाह पे जाते हैं। तो सूफीज़ का कहना है कि आपको बीच में कोई इंटरमीडिएटरी चाहिए, यानी आप अगर आते हो एक दरगाह पे, तो आप दरगाह पे आओ
आप इनसे, इनके ज़रिए आप अल्लाह से मांगो। लेकिन वहाबी क्या कहते हैं कि आप डायरेक्टली अल्लाह से मांग सकते हो। तो दोनों के पास अपने अपने आर्गूमेंट्स है, हमें उन आर्गूमेंट्स में नहीं जाना, बस बेसिक इनका दोनों का बीच में जो बिलीफ है, जो इनके डिफरेंसेस हैं किस चीज़ की वजह से लेकर है, वो मैं समझाना चाहता था। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था, इसकी वजह से, इस फाइट की वजह से यूके ने अरब से कहा कि आप टर्की को, ऑटोमन एम्पायर को अंदर से कमज़ोर करो। हम क्या करेंगे, हम बाद में ये कंट्रोल आपको दे देंगे, ये जो रीजन्स जो आपको चाहिए वो हम आपको दे देंगे, हम इनसे आपका पीछा छुड़ाएंगे। ओके, तो इस वजह से अरब्स ने क्या काम किया, उन्होंने अंदर से एक रिवोल्यूशन चलाया, एक मूवमेंट चलाया ऑटोमन एम्पायर को कमज़ोर करने के लिए। आई बात समझ? तो बैकग्राउंड समझ रहे हो आप? ये बेल्फोर डिक्लेरेशन, साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के पीछे बेसिकली अल्टीमेट पर्पस क्या था? बेल्फोर डिक्लेरेशन के पीछे ये था कि भाई ये मैं ज्यूज़ को दूंगा, ज्यूज़ की हेल्प चाहिए मुझे, ये मैं ज्यूज़ को दे दूंगा उस हेल्प के बदले में। अरब्स को भी कहा कि पैलेस्टीन में आपको दूंगा, लेकिन आपने क्या काम करना है, आपने ऑटोमन एम्पायर को अंदर से कमज़ोर कर देना, अंदर से उसे खोखला करना है। तो समझ आई? तो बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में यूके ने की, जिसमें कहा कि भाई पैलेस्टीन ज्यूज़ को दूंगा। साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट फ्रांस और रशिया के साथ किया, और इसमें यह कहा कि भाई ये मैंने खुद को रखना है, और खुद को रखकर करना क्या था, खुद को रखकर इसने ये बांट देना था, ज्यूज़ में और अरब्स में बांट देना था। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, देखो पहले ये मैं बता दूं, जब ऑटोमन एम्पायर टूटा, बहुत बड़ा एम्पायर था, मैंने आपको दिखा दिया कितना बड़ा एम्पायर था। ये देख लीजिए, जब ये टूटा था तो लगभग ये 20 से 25 स्टेट्स में ये टूटा था। आप ये देख लीजिए, ये पहले ऑटोमन एम्पायर यहाँ से शुरुआत हुई इसकी। ओके, यहाँ से शुरुआत हुई और फैलते फैलते ये 3 कंटिनेंट्स में फैल गया, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, 3 कंटिनेंट्स के अंदर फैल गया। ये अपनी पीक पे था, ये जो मैप है, ये जब ऑटोमन एम्पायर अपनी पीक पे था तब का मैप है ये। ओके, फिर वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होते हुए, जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होने वाली थी, उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के पास ये वाला एरिया था, आप देख सकते हैं फ़लस्तीन भी उसके पास था, और बाद में आज का जो टर्की वाला है ये रहा क्या, ऑटोमन एम्पायर तो ख़त्म हो गया, बाद में यहाँ पर टर्की जो है एक सेकुलर कंट्री की तरह इमर्ज हुआ, वो अलग कहानी है। अब यहाँ पर हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो गई एक्सक्यूज़ मी। अब जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई, ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, तो ये जो हिस्सा था जॉर्डन का और फ़लस्तीन का, जॉर्डन और फ़लस्तीन को लगने वाला, ये ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया, और यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की, उसे कहा जाता है ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन। ओके, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आपको दिखेगा सीरिया, ये फ्रेंच मैंडेट बना था। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया, और जैसा उसने प्रॉमिस किया था, देखो साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ये उसके पास आ गया। आई बात समझ? ये आ गया उसके पास। लेकिन अभी जो बेल्फोर डिक्लेरेशन की थी उसमें कहा था कि ये मैं ज्यूज़ को दूंगा, तो इसके चलते इसने क्या किया, यहाँ पर ज्यूज़ को माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो स्टार्टिंग में हमें 3 से 4-5% हमें दिखाई देने को मिल रहे थे, वो एकदम से उनका नंबर 30% हो गया। ये क्यों? क्योंकि बेल्फोर डिक्लेरेशन की थी। बेल्फोर डिक्लेरेशन में कहा था कि भाई मैं ये किसको दूंगा, ये ज्यूज़ को दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान से देख लेना, ये जो आपको दिखाई देगा ना ट्रांस जॉर्डन वाला हिस्सा, इसमें कहा था कि यहाँ पर जो है ज्यूइश सेटलमेंट यहाँ पर एलो नहीं होंगे, लेकिन ये जो पैलेस्टाइन वाला एरिया जो है, यहाँ पर कहा था कि ज्यूज जो है यहाँ पर रहेंगे। आई बात समझ? लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा था? ब्रिटेन इसको कंट्रोल कर रहा था। आई बात समझ? अब क्या होता है, ब्रिटिश मैंडेट के अंदर आराम से माइग्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हुई। यहाँ पर इन्हें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, तो जिस तरह से इंडिया में कर रहे थे ना, ओके, पार्लियामेंटो रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट, ऑल दैट, मुस्लिम्स को हिंदूज़ के अगेंस्ट कर रहे थे, हिंदूज़ को मुस्लिम्स के अगेंस्ट कर रहे थे, आपस में फूट डाल रहे थे। तो वही बिल्कुल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर इन्हें स्टार्ट की। उन्होंने ऐसे रूल्स लाए, अरब्स के लिए ये रूल, ज्यूज़ के लिए ये रूल, ताकि इनको ये फील करें कि आप एक नहीं हो, आप बिल्कुल अलग थे भी, लेकिन फिर वो कहते हैं आग में पेट्रोल का काम करने लग गए। ज्यूज़ ने यहाँ पर ज़मीन खरीदना स्टार्ट की, तो यहाँ पर ज्यूइश सेटलमेंट्स बनी। होता क्या था बेसिकली, ज्यूज़ क्या करते थे, यहाँ पर लैंड ली, यहाँ पर लैंड ली, यहाँ पर ली, यहाँ पर ली, इस तरह से। अब बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पर जो अरब्स थे, ये आराम से इसको क्या कर देते, फेंसिंग कर देते थे, और कहते ये पूरा है, और इनको यहाँ से भगा देते थे। तो इस तरह से यहाँ पर होने लगा। तो इसके चलते क्या किया, अरब्स ने जो है रिवॉल्ट किया, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि आप ही इनको यहाँ पर लेकर आए हो, आप ही इनको यहाँ पर लेकर आए हो, और आपकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही, जो कुछ भी कर रहे हो। अब ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया, उन्होंने यहाँ पर ज्यूइश मिलिशियाज को खड़ा किया, पैसे दिए उनको, हथियार दिए उनको, और उनको
कहा कि आप ये रिवॉल्ट को सप्रेस करो, और उन्होंने ये रिवॉल्ट सप्रेस भी किया। लेकिन फिर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जब लगी होने, अरब्स ने काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट किया, तो उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो माइग्रेशन थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई। अब जब ब्रिटिशर्स ने माइग्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा ली, तो जो जीव्स इन्होंने खड़े किए थे, जीविश मिलिशियाज, उन्होंने इन्हीं के ऊपर हथियार उठा ली। मतलब जो हथियार ब्रिटिश ने जीव्स को दिए थे वो उन्हीं के ऊपर चलाने शुरू किया। गोरेला वारफेयर ये किया करते थे, ब्रिटिशर्स का काफ़ी नुकसान इसकी वजह से हुआ। अब कहानी आगे बढ़ती है, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है, और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे आपको मालूम होगा जीविश हॉलोकॉस्ट एक हिस्ट्री का बहुत ही डार्क चैप्टर है। स्पेशली मैं बात करूं जर्मनी की। देखो, पूरे यूरोप के अंदर जीव्स का परसिक्यूशन चल रहा था, पूरी दुनिया के अंदर, ज़्यादा तो ये यूरोप में ही थे, इनका परसिक्यूशन चल रहा था। सबसे ज़्यादा जो हो रहा था वो जर्मनी के अंदर हो रहा था, नाजी जर्मनी के अंदर। क्योंकि हिटलर क्या कहता था, हिटलर का कहता था कि हम सुपीरियर रेस के आर्यंस हैं हम, लेकिन जो जीव्स हैं ये बहुत ही लो कास्ट, बहुत ही लो रेस के हैं, इनका खून बहुत ही गंदा खून है। तो इसकी वजह से वो क्या काम करते थे, उन्होंने इनके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट की, और साथ ही साथ वो ये भी कहता था कि ये जो है हमारे बीच में ये गद्दार बैठे हुए हैं, ये जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ये हमारे अगेंस्ट, ये चाहते हैं नाजी जर्मनी खत्म हो जाए, हम अपना एक्सपेंशन रोक दें। तो ऐसी जैसी बहुत सारी बातें थी, वो तो वर्ल्ड वार 2 जब होगा तो उसी वक्त पढ़ाऊंगा मैं। तो इतना याद रख लो कि जो जीविश हॉलोकॉस्ट था, इसके पीछे रीज़न क्या था, नाजी जर्मनी था। और कहा जाता है कि जीव्स का जो जेनोसाइड हुआ था, लगभग 6 मिलियन ज्यूज़ को जो है अकेले हिटलर ने मारा था। अकेला मतलब इंडिविजुअली वो नहीं, उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी आर्मी ने मिलकर। गैस चैम्बर बनाए हुए थे, डिटेंशन कैंप बनाए हुए थे, वहाँ पर लिया जाता था उनको वहाँ पर गैस चैम्बर के अंदर भर भर के उनको मारा जाता था। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, बीमारियाँ उनके अंदर डाल देते थे और फिर देखते थे ये ठीक होगा कि नहीं। जिस तरह लेबॉर्ट्री के अंदर जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता, वैसे ज्यूज़ के ऊपर किया जाता था। बाजू काट दी, अब देखेंगे बाजू उगाई जा सकती है या नहीं उगाई जा सकती है, आई बात समझ। तो इस तरह के पागलपन एक्सपेरिमेंट किए जाते थे इनके ऊपर। तो अब जब इनने देखा कि ये सब कुछ दुनिया में चल रहा है, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो उनकी माइग्रेशन की स्पीड थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भाई पैलेस्टीन चलो, चलो पैलेस्टीन, जहाँ भी हो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पैलेस्टीन चलो, सिर्फ वहाँ पर बचा जा सकता है। ओके, अब होता क्या है, इस तरह से जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई, सॉरी वर्ल्ड वार 2 1939 में शुरू हुई, 1945 में ख़त्म हुई। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक नई बॉडी बनी, यूनाइटेड नेशन और यूएनओ बन गई। अब यूएनओ को जो पहले ही काम दिया गया, उसको कहा कि भाई ये जो इजराइल का पैलेस्टीन का इशू है इसे आप रिजॉल्व करो। तो यूएन रेजोल्यूशन आया 1947 के अंदर, उसने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ज्यूज़ के बीच में और जो अरब्स हैं उनके बीच में डिवाइड कर दिया, जो पैलेस्टीन है उनके बीच में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब ज्यूज़ भी यहाँ पर ठीक ठाक तादाद में आ गए थे। तो उसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो हिस्टोरिकल पैलेस्टीन है इसे अब हम डिवाइड करेंगे, कुछ हिस्सा ज्यूज़ के पास जाएगा, कुछ हिस्सा पैलेस्टीन के पास जाएगा। कहा जाता है कुछ 40-60 का डिवीजन किया, यहाँ पर 60% जो है वो ज्यूज़ के पास चला गया और अराउंड 40% जो है ये पैलेस्टीनियन जो थे ये उनके पास चला गया, क्योंकि अब तक यहाँ पर ज्यूज़ काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ गए थे, बहुत बड़े नंबर में आ गए थे। अब यहाँ पर मैप के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर वाला, ये किसके पास था, ये अरब्स के पास चला गया। ये वाला हिस्सा वेस्ट बैंक वाला हिस्सा, ये ऊपर लेबनान को लगता हुआ ये वाला एरिया, ये यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी को लग रहा है गाजा स्ट्रिप, और ये नीचे वाला जो इजिप्ट को लग रहा है ये दे दिया किसको, अरब्स को। और बीच में जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये दे दिया ज्यूज़ को। और वाइट कलर में आपको दिखेगा ये जो यरूशलेम सिटी है ये दे दिया किसको, ये किसी को नहीं, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो सकती थी। वो मैं बताऊंगा यरूशलेम की अहमियत दोनों रिलीजन के अंदर क्या है, इनफैक्ट 3 रिलीजन्स के अंदर। तो इसलिए कहा कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा इशू जो है ऑलरेडी बर्निंग है, तो इसमें और ज़्यादा आग लग सकती है। तो इसलिए इसको रखा गया इंटरनेशनल कंट्रोल में कि ये ना ज्यूज़ के पास रहेगा और ना ही ये अरब्स के पास रहेगा, ये रहेगा इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर। तो इस तरह से आप देखोगे यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया इसराइल जो है वो एक कंट्री है, ऑल्दो कि यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टीन को एक कंट्री अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया है। और यूनाइटेड नेशन ने जब उसको एक कंट्री रिकग्नाइज़ किया, उसके 11 मिनट के ही अंदर यूएसए पहली कंट्री थी दुनिया की जिसने इसराइल को एज अ कंट्री रिकग्नाइज़ किया। अब इसके बाद जब ऐसा होता है तो अरब्स का हो गया दिमाग खराब, भाई ये क्या कर दिया हमारे भाइयों के साथ, क्योंकि एथनिकली वो जो पैलेस्टीनियन है वो अरब्स हैं। तो आसपास की कंट्री जितनी मिली उन्होंने एक अरब लीग बना ली, उनका फ्लैग था, और इन्होंने मिलकर अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। लेकिन जितनी भी जंगें हुई वो सब जंग में जो है अरब जीत गया, सॉरी इसराइल जीत गया था। रीज़न क्या था, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। ऑटोमन एम्पायर की अगर बात करें, आपको मालूम है ऑटोमन एम्पायर क्यों हारा था, क्योंकि वो वर्ल्ड वार 1 के ज़माने में भी
तलवारों से लड़ रहे थे। बॉर्डर पे जो उनकी आर्मी होती थी उसी के पास कुछ स्पेशलाइज्ड वेपन हुआ करते थे। स्पेशलाइज्ड क्या, ट्रेडिशनल वेपन्स हुआ करते थे, कोई स्पेशलाइज्ड वेपन उनके पास नहीं थे। तो इसीलिए इतना बड़ा एम्पायर जो है वो हार गया था। और वही बात करें अरब लीग की, इनके पास भी कोई खास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसलिए हमेशा जो है टेक्नोलॉजी की वजह से, अपनी मिलिट्री की वजह से इसराइल जो है हमेशा इनके ऊपर इसका पलड़ा भारी रहा। अब बात करते हैं अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या क्या हुआ। सबसे पहली जो जंग स्टार्ट होती है 1948 के अंदर, वो स्टार्ट होती है अरब इसराइल वॉर जिसे हम कहते हैं 1948 के अंदर ये स्टार्ट होती है। एक तरफ इसराइल था अकेला, दूसरी तरफ इजिप्ट था, सीरिया था, इराक था, ट्रांस जॉर्डन। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये देखो, एक तरफ तो ये रहा ना अकेला इसराइल, दूसरी तरफ ये इजिप्ट था, सीरिया था, इराक था, जॉर्डन था। और ये सभी कंट्रीज ने उनकर अब अटैक करना था किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, और अटैक कर भी दिया 1948 के अंदर। और यहां पर क्या होता है, इसराइल जीत जाता है और काफी ज्यादा टेरिटोरियल गेन उसे होता है। आप यहां पर मैप में देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का एरिया, ये वाला, ये तो ऑलरेडी यूएन ने जो पार्टीशन का प्लान बनाया था उसके अंदर उसके पास था, किसके पास, ज्यूज के पास था। लेकिन अभी ये जो पिंक कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये नया टेरिटोरियल गेन इसको हो गया। ओके, अभी आप देख सकते हैं, मैंने बताया था, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूं। ये देखो, ये यहां तक था ना, ये वाला एरिया किसको था, ये अरब्स के पास था, पैलेस्टीनियंस के पास था। लेकिन अभी आप यहां पर देखो, ये किसके पास चला गया, ये चला गया इसराइल के पास। आई बात समझ। तो ये पिंक वाला जो एरिया है, ये नया टेरिटोरियल गेन इसको हुआ। अब ये जो ग्रीन कलर का है, इसमें क्या हुआ, ये वाला जो एरिया था, जो उस वक्त कहा गया था ये पैलेस्टीनियंस के पास रहेगा, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया ये ले लिया जॉर्डन ने। ओके, और उसके बाद ये जो गाजा वाला एरिया था ये उठाकर ले गया इजिप्ट। अब पैलेस्टीन कहाँ है, पैलेस्टीन का कहीं नामो निशानी नहीं रहा। तो जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही थी उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, फलस्तीन कहीं रहा। एक टाइम पे ये पूरा का पूरा फलस्तीन हुआ करता था, पूरा का पूरा फलस्तीन हुआ करता था। ओके, तो आज इसके अंदर क्या रहा, 1948 की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये इसराइल ले गया, ये पिंक कलर का एरिया भी इसराइल ले गया। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ये ले लिया जॉर्डन ने। और ये वाला जो दूसरा गाजा स्ट्रिप वाला है ये किसने ले लिया, ये ले लिया इजिप्ट ने। ये किसके अंदर हुआ, इसराइल अरब वार 1948 के अंदर। इसके बाद एक और वार होती है 1967 के अंदर, ये किसके बीच में होती है। अब यहाँ पर पिछली बार कौन था, इराक था। इस बार इराक नहीं आएगा, लेकिन ये बाकी 3 कंट्रीज होंगी, जॉर्डन रहेगा, सीरिया रहेगा, इजिप्ट रहेगा, और ये अटैक कर देती है फिर से इसराइल के ऊपर। लेकिन अब होता क्या है, अभी इजिप्ट अपनी आर्मी बढ़ा ही रहा था इस तरफ, क्योंकि यहाँ तक एरिया किसका है, इजिप्ट का। और जॉर्डन भी जो है अपनी आर्मी इस वेस्ट बैंक की तरफ लेकर आ रहा था। अभी आर्मी लेकर आ ही रहे थे, लेकिन इसराइल ने प्री इम्प्टिव स्ट्राइक्स कर दी, यानी अभी आपके अटैक करने से पहले उसने अटैक कर दिया। ओके, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है इसका, इजिप्ट का और जॉर्डन का, सीरिया का तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसराइल को काफी ज्यादा टेरिटोरियल गेन होता है यहाँ पर। अब टेरिटोरियल गेन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये सिनाई पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका है, आज भी है और उस वक्त भी किसका था, इजिप्ट का था। ये ले लिया इसराइल ने, ये जीत लिया इसराइल ने, ये जीत लिया। उसके अलावा ये वेस्ट बैंक भी उसने जीत लिया। ये तो जीत लिया किससे, इजिप्ट से। ये वेस्ट बैंक का एरिया ये किससे जीत लिया, ये जीत लिया जॉर्डन से। और ये किससे जीत लिया, गोलन हाइट्स, ये जीत लिया सीरिया से। ओके, अब इसके अंदर जो सिनाई पेनिनसुला है ये तो वो बाद में रिटर्न कर देता है। गोलन हाइट्स अभी तक इसराइल के ही पास है। ओके, और वेस्ट बैंक जो है ये भी किसके पास है, ये कहने को यूएन रेजोल्यूशन जो आया था उसने तो कहा था कि वेस्ट बैंक जो है ये पैलेस्टीनियंस के पास रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, ज्यूइश सेटलमेंट्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं जो इंटरनेशनली इलीगल हैं। तो काफी ज्यादा टेरिटोरियल गेन हमने देख लिया यहाँ पर हो गया। ये सिनाई पेनिनसुला, आप जरा आइडिया लगा लीजिए, इतना तो खुद इसराइल नहीं था जितना उसको टेरिटोरियल गेन हो गया। सिनाई पेनिनसुला ही आप देखो कितना बड़ा है। ओके, फिर 1973 के अंदर एक और वार होती है, यम किफर वार इसे कहते हैं। यम किफर जो है बेसिकली एक ज्यूइश फेस्टिवल था। इस दिन के अंदर, मतलब इसी दिन ये वार स्टार्ट हुई और इसी के नाम के ऊपर यम किफर वार इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो इजिप्ट है और सीरिया है, इन्होंने कोशिश की भाई ये जो गोलन हाइट और सिनाई पेनिनसुला चला गया है इन्हें वापस लेते हैं। किसके अंदर, 6 डे वार के अंदर ये जो सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट वाला एरिया ये हारा था, इसको हम वापस लेंगे। तो इनिशियली जो है इसराइल को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुई, लेकिन बाद में फिर से कोई बात नहीं बन पाई। यहाँ पर गोलन हाइट जो इसराइल के पास ही रहा, सिनाई पेनिनसुला इसराइल के पास ही रहा। जो टेरिटोरियल गेन हुआ था उसको वो उसी के पास रहा बिल्कुल। लेकिन फिर बाद में एक कोशिश की गई कि एक शांति समझौता करेंगे, एक पीस एग्रीमेंट करेंगे। तो कैंप डेविड अकॉर्ड जो है एक तरह की पीस
ट्रीटी थी ये 1978 के अंदर हुई। इसके अंदर क्या हुआ, इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस मिला, लेकिन कैसे, किस कीमत के ऊपर? इजिप्ट को रिकॉग्नाइज करना पड़ा कि इजराइल एक कंट्री है। अभी तक कोई भी अरब कंट्री इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। वो ये कह रहे थे कि ये एक इलीगल ऑक्यूपेशन है, ये बाहर के लुटेरे हैं जो यहाँ पर आए हैं, जिनने यहाँ पर टेरिटरी को कवर करके रखा हुआ है, ऑक्यूपाई इलीगली करके रखा हुआ है, ये कोई कंट्री, कोई नेशन नहीं है। लेकिन इजराइल को अब इस पीस ट्रीटी के अंदर मानना पड़ा कि किसको, इजराइल को नहीं, इजिप्ट को, कि इजराइल एक कंट्री है। उसके बदले में इजराइल ने क्या काम किया, ये सिनाई पेनिनसुला इसे वापस कर दिया। तो इसके चलते जो एक्सट्रीमिस्ट थे इजिप्ट के अंदर, उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये आपने क्या कर दिया, इजराइल को एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इनका जो प्रेसिडेंट था अगले ही साल, अनवर सादत, उसको एसेसिनेट कर दिया जाता है। अब यहां पर देख लीजिए, ये कहानी है किसकी, 6 डे वॉर, जो वॉर हुई उससे पहले और उसके बाद की। अब यहां पर क्या होता है, पहले आपको ये ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, बस इतना ही इजराइल था। बाद में उसको ये गोलन हाइट मिल जाता है सीरिया से, ये वेस्ट बैंक जॉर्डन से मिल जाता है, और ये सिनाई पेनिनसुला उसको मिल जाता है। तो यानी कहाँ पर इजराइल था, ये इतना सा इजराइल था, और अब फिर उसने कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड किया था। ओके, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, इजिप्ट को ये सिनाई पेनिनसुला उसे वापस देना पड़ा। गोलन हाइट अभी भी उसके पास है, वेस्ट बैंक भी उसी के पास है। ओके, कहने को तो ये यहाँ पर इलीगल है, कहा जाता है इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सेटलमेंट्स बनाई जा रही है वो इलीगल है, लेकिन है तो कंट्रोल किसका है, इजराइल का ही कंट्रोल है। तो ये पूरा का पूरा किसके पास है, इजराइल के पास है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, जब अरब कंट्रीज ने देखा कि भाई बहुत हो गया, इजराइल से हम नहीं जीत सकते कभी भी, तो यहाँ पर फिर क्या, जो पैलेस्टीनियन लोग थे उन्होंने ही खुद के अंदर जो है, उन्होंने ही लोगों ने वहां पर एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया, वहां पर फाइट करनी स्टार्ट की। तो अभी तक जो चल रहा था वो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट था, अब चलेगा इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, इन्हीं में से एक थी PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी एक हमास थी, हमास काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थी, बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या होता है, जून 1964 के अंदर PLO जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, देखो पैलेस्टाइन के बारे में एक बात याद रखना, इसे फलस्तीन भी कहा जाता है, अरबी में इसे फलस्तीन कहते हैं, अरबी या उर्दू में फलस्तीन कहते हैं। तो अगर कहीं मेरे मुंह से फलस्तीन निकल जाएगा तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, फलस्तीन हो या पैलेस्टाइन हो, ये एक ही बात है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो इन्होंने क्या काम करना स्टार्ट किया, इन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, पैलेस्टीन को लिबरेट करेंगे, इसे आज़ाद करेंगे, चाहे हमें पॉलिटिकल एक्शन करना पड़े, चाहे हमें आर्म्ड स्ट्रगल करना पड़ा। तो इसके चलते क्या होता है, 2 इन्फिदा आए। फर्स्ट इन्फिदा जो है वो 1987 से लेकर 93 तक चला। इन्फिदा का मतलब कुछ नहीं, इन्फिदा का मतलब अपराइजिंग ही है, लेकिन इन्फिदा जो है ये अरबिक वर्ड है अपराइजिंग के लिए। तो अगर इन्फिदा कहीं भी वर्ड दिखे तो समझ लेना ये किसकी बात हो रही है, ये पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, वहां पर इंतफिदा हुआ। ओके, अब ये 1987 में हुआ और 93 तक ये चला। इसमें क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा ब्लडशेड, काफ़ी ज़्यादा खून बहा। हमास का राइज भी हमें इसी टाइम पे देखने को मिला। हमास जो वैसे इंटरनेशनली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जीव्स के अगेंस्ट। इसके बीच में बहुत सारे जीव्स मारे गए, बहुत सारे पैलेस्टीनियन, जीव्स उतने नहीं मारे गए जितने पैलेस्टीनियंस मारे गए थे इसके अंदर। फिर बाद में हम देखते हैं कि PLO और हमास की आपस में लड़ाई होगी। दोनों का काम क्या था, वो दोनों चाहते थे कि पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट करना है, लेकिन बाद में PLO और हमास की आपस में लड़ाई हुई, क्योंकि हमास काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इनके बीच में एक लड़ाई हुई। होता क्या है, ओस्लो अकॉर्ड आता है 1993 के अंदर। इसके अंदर एक ये भी एक तरह की पीस ट्रीटी थी। अब ये किनके बीच में थी, ये थी पैलेस्टीन, जो PLO थे, PLO जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पैलेस्तीन को, इनके और इजराइल के बीच में। ओके, ओस्लो जो है नॉर्वे के अंदर है, बेसिकली वहां पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन फाइनल जो है वाशिंगटन के अंदर साइनिंग हुई थी इस एग्रीमेंट की। अब यहाँ पर क्या होता है, ओस्लो अकॉर्ड को समझने की कोशिश करते हैं ये क्या था, और फिर हमें समझ आएगा कि हमास का PLO के साथ क्या पंगा हुआ था। ओस्लो अकॉर्ड ये साइन होता है 1993 के अंदर वाशिंगटन के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की हिस्टोरिक पिक्चर है। ये फलस्तीन के उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यासर अरफात, और ये इजराइल की तरफ से, और बीच में कौन से हैं, ये हैं उस वक्त के USA के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। इसके चलते अब ओस्लो अकॉर्ड 1993 इसे समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ ओस्लो अकॉर्ड के अंदर, यहाँ पर अभी तक इजराइल जो है PLO को क्या कह रहा था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा था, लेकिन इजराइल ने अभी माना कि PLO जो है ये पैलेस्टीनियन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, और यहाँ पर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कहाँ पर होंगे, वो जो वेस्ट बैंक का एरिया है, वेस्ट बैंक वाला एरिया, और दूसरा
ये वेस्ट बैंक वाला एरिया यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर पैलेस्टीनियंस है, यहाँ पर इलेक्शन होंगे, इनके लीडर्स बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा इनका या प्रेसिडेंट जो भी होगा, इनके इलेक्शन होंगे। हम इनको एक्सेप्ट करते हैं कि PLO जो है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पैलेस्टीनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसके बदले में क्या होगा, PLO जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि इसराइल जो है ये एक कंट्री है, तो इसराइल को एक कंट्री रिकॉग्नाइज करना होगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इजिप्ट ने किया, तो वैसे आप PLO को करना होगा। अब PLO ने ये कर दिया, ओके। तो इनके लीडर कौन थे, यासिर अराफात थे। तो इसकी वजह से इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल। अब जब PLO ने ये काम किया तो हमास काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था, इसलिए इनकी आपस में लड़ाई हो गई, हमास की और PLO की। आई बात समझ। अब होता क्या है, आराम आराम से हम देखते हैं। ये इसके बाद 1993 के बाद जब ये ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ, तो उसके बाद आप देखोगे एक सेकंड इंतिफादा लॉन्च होता है। अब ये सेकंड इंतिफादा कब लॉन्च होता है, ये होता है 28 सितंबर 2000 में। ये कहानी में बैकग्राउंड बता रहा हूँ हुआ क्या। उस वक्त के जो इसराइल के अपोजिट लीडर थे एरियल शेरॉन, इन्होंने क्या काम किया, ये है इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने चढ़ाई की अल-अक्सा मस्जिद पे। ऐसा नहीं कि अटैक किया, लेकिन बहुत सारे लगभग 1000 सोल्जर के साथ ये वहाँ पर चले गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अभी तक वहाँ पर ज्यूज़ को इस तरह से जाने की परमिशन नहीं थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसराइल के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक स्टार्ट किए, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो, और जिस लेवल के ये वायलेंस हुए थे, इस लेवल के अभी तक वायलेंस नहीं देखा गया था। लगभग 3000 पैलेस्टीनियन मारे गए, और हजार की तादाद के अंदर अराउंड 1000 जो ज्यूज़ थे वो भी मारे गए। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक पॉलिटिक्स के अंदर 2000 के बाद एक राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिला। राइट वर्ड शिफ्ट क्या देखने को मिला, यानी जो जितना ज़्यादा कट्टरपन होगा, कट्टरपंथी को सपोर्ट करेगा, जो जितना ज़्यादा राइट विंग आइडियोलॉजी वाला पॉलिटिकल लीडर होगा इसराइल के अंदर, उसी को इलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा अब दोनों तरफ से, पैलेस्टीन हमास की बात करें वो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इस तरफ से भी एक्सट्रीमिस्ट आने लगे, तो इसकी वजह से वायलेंस जो है और ज़्यादा बढ़ता गया। 2007 में क्या होता है, हमास ने, अब PLO का काम खत्म हो गया, लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। 2007 में कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है गाजा के ऊपर हमास का, और उसने वहाँ से जो है, वहाँ से वो रॉकेट लॉन्च किया करते थे इसराइल के ऊपर। आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी जब ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा इशू में रहा था, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर जो है हमास ने वहाँ से लॉन्च किए थे, गाजा से लॉन्च किए थे। लेकिन इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जिसे कहते हैं इसराइल का, तो उसने उनको काफ़ी ज़्यादा जो थे बहुत सारे, जिनको हवा में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसकी वजह से अब क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेड, गाजा का कंप्लीट ब्लॉकेड जो है इसराइल ने कर दिया। यानी यहाँ पर देख लीजिए, जस्ट अ सेकंड, अब ये गाजा है, इसकी तरफ जो है वॉल्स बनानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर भी वेस्ट बैंक में भी इन्होंने वॉल्स बनानी स्टार्ट कर दी, थोड़ी बहुत एंट्रीज थी, और वहाँ पर भी बहुत सारे चेक पोस्ट बना दिए, अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चेकिंग करवानी पड़ती थी, और बाकी सारा प्रोसीजर फॉलो करना था, फिर आपको अंदर बाहर आने जाने दे रहे थे। तो इस वजह से गाजा का ब्लॉकेड हो गया। उसके बाद जो है उसकी वजह से गाजा वार्स हुए, 2008 में हुई, 2011 में, 2014 में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, लेकिन अभी तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ की वजह से, अभी तक तो आपको समझ आ गया हुआ क्या है, लेकिन कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। एक तो है जेरूसलम। अब जेरूसलम की बात करते हैं, जेरूसलम, इसके पीछे एक रीज़न क्यों है, आप देख सकते हैं जेरूसलम में है ये मस्जिद अल-अक्सा है, ये एक होली साइट है। तीनों रिलीजन्स के अंदर, जो इब्राहिमिक रिलीजन है, चाहे इस्लाम हो, चाहे ज्यूइज़म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, तीनों के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर मैं वो इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझाऊंगा तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप उसको छोड़ो, आप इतना याद रखना, तीनों रिलीजन्स के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो मुस्लिम्स है वो चाहते पूरी तरह उनका यहाँ पर कंट्रोल रहे, इसी तरह ज्यूज़ भी चाहते कि उनका पूरी तरह इसके ऊपर कंट्रोल रहे। तो एक रीज़न जो है ये भी है कि इसके ऊपर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। दूसरा, जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ है, जो उस वक्त इन वॉर्स के चलते दूसरी कंट्रीज़ में जाकर सेटल हुए, तो पैलेस्टीनियन कहते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो उनको भी वापस बुलाना पड़ेगा। इसराइल कहते कि नहीं, अब जो चले गए हैं उनको वापस नहीं बुलाया जाए, क्योंकि इसराइल को डर है, हमारी पॉपुलेशन तो थोड़ी बहुत है, अगर ये पैलेस्टीनियन वापस आए, इनके अलावा बाकी जो सीरिया के और आसपास के जो रेफ्यूजीज़ है वो भी खुद को पैलेस्टीनियन कहेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, हमारी तादाद जो है वो कम हो जाएगी और ये यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो एक डर ये भी है कि जो रेफ्यूजीज़ अगर वापस आए तो इसकी वजह से भी कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। इसराइल ने जो अब इलीगल सेटलमेंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं,
तो वो उनको तोड़ेगा तो नहीं, उनको डिसमेंटल तो नहीं करेगा, लैंड ऑलरेडी लिमिटेड है, तो जो रेफ्यूजीज वापस आएंगे वो कहाँ पर रहेंगे और इन सेटलमेंट्स का क्या करना होगा। तो इस चीज़ की भी कोई समझ में नहीं आती। मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो इसराइल की है वहाँ वेस्ट बैंक के अंदर, जबकि इंटरनेशनली यूएन ने 1947 के अंदर जो मैंने आपको बताया था ना, एक सेकेंड, यूएन प्लान जो आया था पार्टीशन का, उसने क्या कहा था कि भाई ये जो वेस्ट बैंक है ये किसके पास रहेगा, ये कंप्लीटली जो पैलेस्टीनियन उनके पास रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसराइल ने अपने सेटलमेंट्स यहाँ पर बनाने स्टार्ट कर दिए, तो इसराइल अब उन सेटलमेंट्स को तोड़ेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा वो। तो इसलिए ये जो यहाँ पर मिलिट्री ऑक्यूपेशन की हुई है वेस्ट बैंक के अंदर, तो वो भी एक मेजर कंसर्न है। वाटर रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड यहाँ पर वाटर है, क्योंकि डेजर्ट का एरिया है, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है। और जो वॉल बनाई हुई है, जैसे मैंने आपको कहा, जो ब्लॉकेड का इशू है, जो वॉल बनाई हुई है वेस्ट बैंक के आसपास, तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्योंकि इसराइल कह रहा है कि अगर हम ये वॉल हटाएंगे तो हमारे ऊपर यहाँ से अटैक हो रहे हैं, बाहर से जो टेररिस्ट हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, हमारी टेरिटरी के अंदर लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इस वॉल को तोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बहुत सारे इशूज़ है जिसकी वजह से अभी तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो ये आप इवोल्यूशन देख सकते हैं किस तरह से हिस्टोरिकली जो इसराइल था वो कैसे इवॉल्व होता गया। पहले ये पूरा का पूरा पैलेस्टीन था, अब आराम आराम से श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाइट कलर जो है ये किसके, इसका मतलब क्या है, ये इसराइल है। तो आप देख सकते हो आराम आराम से टाइम बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर ये पूरा वाइट हो गया है और थोड़ा बहुत ही हिस्सा बचा है गाजा स्ट्रिप वाला, और ये वेस्ट बैंक में थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है पैलेस्टीनियंस के पास। तो इसीलिए इन प्रॉब्लम के चलते अभी तक इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं आया है। होपफुली कि आगे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आएगा, प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे तो इसके अंदर डेवलपमेंट होती रहती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। लास्ट ईयर ही शेख जरा के ऊपर वो इशू हुआ था, इस बार फिर से कोई इशू हुआ है, तो नए इशू होते रहते हैं। लेकिन ये मेन चीज़ है, ये इशू, इसकी रूट क्या है, इसका रूट काज क्या था, वो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बता दिया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।